मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीके। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हमारे आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री कोविड-19 बैठक में हिस्सा लेंगे? तो हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री कोविड-19 बैठक में हिस्सा लेंगे। अब बात आई है ब्रिक्स देश की, तो ब्रिक्स समूह विदेश मंत्री कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे और इसका भारत से प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है ये रूस द्वारा आयोजित की जाएगी और इस बैठक में जो मंत्री हैं अत्यधिक संक्रामक, तेज़ी से फैलने वाली और ख़तरनाक बीमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा करेंगे। अब बात है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है और ये जो सभी 5 देश हैं वो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं और G20 के भी सदस्य हैं। ब्रिक्स समूह 5 सदस्य देशों में जो ब्रिक्स के समूह देश हैं उसमें जो विश्व की आबादी है वो 41% शामिल है और इन 5 देशों की जो संयुक्त GDP है वो है 18.6 ट्रिलियन। अब बात आई है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ब्रिक्स हाल ही में विकासशील देशों की आवाज़ बन गया है क्योंकि पश्चिम देश विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन तक शुरू होने वाले मुद्दे पर अपनी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। तो भारत UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास कर रहा है। इससे प्राप्त करने के लिए चीन गतिरोध उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार ब्रिक्स चीन के साथ जुड़ने और विवादों को हल करने के रूप के अवसर में कार्य करता है। ठीक है, तो मतलब ब्रिक्स है वो चीन और भारत के विवाद हैं उसको दूर करने के लिए हेल्प कर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में इंडिया को 1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है और ये कब दी है? 28 अप्रैल 2020 को एशियाई बैंक ने कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। इसका उपयोग किस लिए? इसका उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण, बीमारी तथा रोकथाम में किया जाएगा। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ADB द्वारा स्वीकृत ऋण, जो ADB ऋण देगा उसका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, गरीब और सामाजिक संरक्षण के लिए किया जाएगा। हाल ही में ADB ने भारत को 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी थी। ADB के अलावा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर आवंटित किए थे। विश्व बैंक ने भी भारत को 1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। और फिर उसके बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने ADB, AIIB और अन्य विश्व मौद्रिक संस्थानों से संपर्क किया था। अब बात आई है ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसमें कुल 68 सदस्य हैं जिनमें 48 एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि जो बाकी 19 सदस्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों को सहायता करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस
29 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये है ना, प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इवेंट्स और उत्सवों के द्वारा नृत्य को बढ़ावा देना है। और इसका शुरुआत किसने किया था? इस दिवस का शुरुआत डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया था। इसे बाद में यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यूनेस्को का मुख्य पार्टनर है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अप्रैल को ही इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी डांसर जीन जॉर्जस थे उनका जन्म हुआ था। वे आधुनिक मतलब इस टाइम के जो बेले नृत्य हैं उसके जनक हैं और वे नृत्य सुधारक भी थे। ठीक है, इसलिए 29 अप्रैल को नृत्य दिवस बनाया जाता है इंटरनेशनल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबान है ये साइबेरिया की। तो साइबेरिया की कैपिटल क्या है? साइबेरिया की कैपिटल है नोवोसिबिर्स्क। करेंसी है रशियन रूबल्स और उसके प्रेसिडेंट है अभी साइबेरिया के व्लादिमीर पुतिन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेता का निधन हुआ है? हाल ही में किस मशहूर अभिनेता का निधन हुआ है? ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे इसका आंसर। हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है। उनका निधन एक कोलन इन्फेक्शन के कारण हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय किस सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। ठीक है, भारत सरकार ने इस मुख्यालय रखा गया है। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण क्या है? इस प्राधिकरण में कुल 9 सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, RBI, SCBI, IRDAI और PFRDA के एक सदस्य और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कॉर्पोरेट्स, व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने में सेवाएं प्रदान करेगा। या वैश्विक प्रबंधन, धन प्रबंधन, विलय जोखिम प्रबंधन, संचालन आदि पर भी फोकस करेगा। ठीक है, IFSCA भारत में IFSCS के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण रूप में कार्य करेगा। इसमें SCBI, RBI, IRDAI जैसे अन्य कई नियामकों का बोझ कम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सभी बीमा व पूंजी बाजार उनके द्वारा विनियमित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस अभियान के तहत जल संरक्षण शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत में जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किया गया है। तो यह अभियान किस लिए शुरू किया गया है? यह अभियान है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और कोविड-19 संकट से निपटने के लिए किया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो ग्रामीण श्रम बलों को पर भारी उपलब्धता लॉकडाउन के कारण का उपयोग किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? भारतीय मौसम विभाग IMD ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश में मानसून की बारिश सामान्य होगी। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान ने जल संरक्षण, पुनर्भरण और जल स्रोतों को फिर से भरने की तैयारी की थी। जल शक्ति अभियान 2019 में शुरू किया गया था। अब तक इस योजना ने देश के 256 से अधिक जल की कमी वाले जिलों को कवर किया है। ये भारत का सबसे बड़ा जल आंदोलन है जो कि सभी हितधारकों को एक दायरे में लाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थान आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक जल निकायों
का नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाएँ बनाई जाएगी। अब इसमें मनरेगा क्या भूमिका निभा रहा है अपनी, वो देखते हैं। तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जल संरक्षण और सिंचाई कार्यों पर काम करने के लिए अनुमति दी है। जल शक्ति अभियान अब इस वर्कफोर्स का भी इस्तेमाल करेगा। इस साल इस योजना के तहत स्थानीय समुदाय द्वारा तैयार की गई ग्राम कार्य योजना को भी लागू किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है? तो हाल ही में केरल ने की है। अब केरल की बात आई है तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसके सीएम है पिनारी विजयन और लैंग्वेज है यहाँ की मलयालम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्ट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में G20 देशों ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्ट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। ठीक है, अब G20 की बात है तो G20 इस्टेब्लिश हुई थी। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके चेयरमैन हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी ऐप लॉन्च की है? तो जहाँ पर रेड जोन में रखा गया है एरिया को, या फिर जो जोन बहुत बंद है लॉकडाउन के कारण, उस एरिया के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी और ऐप लॉन्च किया गया है। वो एरिया है नागपुर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का जीके क्वेश्चन है। जीके क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था और ये 25th जनरेशन थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो अभी भारत में सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, अब बात है गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पानाजी और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोवा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। यह सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य और नीति निदेशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने के जिम्मेदारी बाद के सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई थी। मतलब इसको लागू करना और नहीं लागू करना इसके बाद के सरकारों के लिए दे दिया गया था, जिन्होंने संविधान लिखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आज के क्वेश्चन की तरफ, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।